हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th के बारे में। क्लास 9th क्या साइंस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। आज हम केमिस्ट्री का पहला लेसन समझाएंगे और हम स्वर्गीय श्री बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से आपको सारी सब्जेक्ट की क्लासें उपलब्ध करवाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। इस कोरोना की महामारी की वजह से बच्चे विद्यालय बंद है, कोचिंग्स बंद है, कहीं नहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से अपना घर में ही इन वीडियो के माध्यम से अपनी स्टडी जारी रखें। चलिए देखते हैं आज का हमारा लेसन क्या है। आज हम केमिस्ट्री का पहले लेसन एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर ही हम आपको सारे क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो उसमें दिए रहते हैं, पेज नंबर वाइज पेज नंबर, और इसके बाद हम अलग से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न छांट के आपको बताएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें से पहला अध्याय हमारा क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हमारे आसपास के पदार्थ क्या है इसके बारे में बताया गया है। इसमें पेज नंबर 4 में क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं, यानी ये जो दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से पदार्थ हैं। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। इसमें से पदार्थ क्या है, कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय, ये क्या है, पदार्थ है हमारे आसपास के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए, यानी इसमें प्रेक्षण दिया हुआ प्रश्न दिया हुआ है, ये किस कारण होता है, इसे पूछ रहा है प्रश्न। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम गरम गरम खाना कोई बनाते हैं, तड़का लगाते हैं, तो उसमें उसकी महक पूरे घर में आ जाती है, कई मीटर तक चली जाती है, लेकिन जब वही खाना ठंडा हो जाता है तो हमें उसकी महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा किस कारण होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। ऐसा सभी के घरों में होता होगा, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, ये आपको नहीं पता होगा। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसका उत्तर है हमारा, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा, यानी जो खाने का पदार्थ होता है उसमें जो गतिज ऊर्जा होती है उनके ताप क्रम बढ़ने पर बढ़ती है। खाने के पदार्थों में कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है उनके ताप क्रम बढ़ने पर बढ़ती है, और गर्म खाने के कणों से गतिज ऊर्जा अधिक होती है। यानी जो गर्म खाना होता है उसमें गर्म खाने में कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, और ठंडे खाने में गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण सुगंध नहीं आ पाती। अधिक गतिज ऊर्जा के कारण गर्म खाने के कणों में विसरण अधिक होता है, यानी अधिक गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण गर्म खाने में क्या होते हैं, विसरण भी अधिक होता है कणों का। इसी कारण से गर्म खाने में गंध कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उनके पास तक जाना पड़ता है, यानी खाने के पास तक जाना पड़ता है। सूंघते हैं तब पता चलता है कि इसमें महक है कि नहीं है, लेकिन गर्म खाने के लिए ऐसा नहीं करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाते हैं, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। जल के कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण, यानी जब किसी समुद्र या तालाब में पानी काटते हैं गोताखोर या तैरने वाले, जल के कणों के बीच जो दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल कम हो जाता है। कौन सा बल कम होता है? आकर्षण बल, जिसके कारण आकर्षण बल कम होता है, इसलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाते हैं। क्या करते हैं? पानी काट पाते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? पदार्थ के कणों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण
निरंतर गतिशील रहते हैं, यानी क्या करते हैं, ये निरंतर गतिशील बने रहते हैं। और पदार्थ के कणों के बीच अंतराणुक आकर्षण बल होता है। कौन सा बल पाया जाता है, अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। देखते हैं अब अगले पेज नंबर के प्रश्न उत्तर। अब पेज नंबर 6 के प्रश्न उत्तर बताएंगे। इसमें पूछ रहा है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थित करें। जैसे कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई, लोहा आदि, इन सभी चीजों को घनत्व बढ़ते हुए घनत्व क्रम में रखना है। तो सबसे पहले होगा वायु, यानी घनत्व गैस जैसे उड़ती हुई है, वायु, चिमनी का धुआं, फिर रुई, जल, शहद, चौक, लोहा। ये घनत्व का बढ़ते हुए क्रम है, हल्के से भारी चीजों की ओर क्रम में रखना। हल्की सबसे जैसे वायु हो गई, फिर चिमनी का धुआं हो गया, फिर उससे भारी रुई हो गई, फिर उससे भारी जल, फिर उससे भारी शहद, उससे भारी चौक, फिर लोहा। इस प्रकार से इसका घनत्व क्रम है। प्रश्न नंबर दूसरा है पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। अवस्थाओं में, यानी पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3, ठोस, द्रव, गैस। इनमें तीनों में क्या पूछ रहा है, सारणीबद्ध तरीके से अंतर पूछ रहा है। यह है अवस्थाएं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और द्रव का आकार अनिश्चित होता है, और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। ठोस क्या है, जैसे कि जल हो गया। ठोस तो जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों अवस्था। जब हम किसी बाउल में या किसी बर्तन में भर के पानी रख देते, फ्रीजर में बर्फ बन जाता है, तो वो ठोस का आकार लेता है। तो उसका आकार क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। और द्रव में, यानी जब पानी वही पिघल जाता है तो उसका आकार पता नहीं चलता, इधर उधर पिघलता रहता है, तो वो अनिश्चित हो गया। अगर अब हम उसको पानी को उबलने के लिए रखते हैं तो गैस बन के उड़ता है, तो वह क्या हो गया, गैस भी अनिश्चित है, यानी उसके जब वो भाप बन के उड़ता है तो उसका कोई आकार नहीं होता है, जिसके कारण गैस भी अनिश्चित है। अब इसका ठोस में आयतन, उसका आयतन भी निश्चित होता है। आकार और आयतन इसमें दोनों निश्चित होते हैं, यानी कितना जिस बर्तन में रखेंगे उसका आयतन निश्चित कर लेगा कि इतने से इतने में ये ठोस चीज यानी बर्फ रखा हुआ है। और द्रव भी निश्चित होता है। अगर हम किसी बर्तन में पानी भर के रखते हैं तो आयतन उसका आकार रहता है कि यहाँ से पानी भरा है। और गैस में अनिश्चित रहता है, पहले भी बताया। और सीमाएं, ठोस में स्थिर और स्पष्ट होती हैं, द्रव में अस्थिर और स्पष्ट होती हैं, और गैस में भी अस्थिर और अस्पष्ट होती हैं। संपीड़ता, नागण्य होती है ठोस की, और द्रव की भी नागण्य होती है, और गैस में अधिकतम होती है। ठोस में निम्नतम नागण्य होता है, और द्रव में मध्यम होता है, गैस में सबसे अधिकतम होता है। ठोस में विसरण नागण्य होता है। क्या होता है, विसरण नागण्य होता है, और विसरण की मात्रा द्रव में जो पाई जाती है वो मध्यम यानी थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता में, संपीड़ता, तरलता, बर्तन में गैस भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, इन सभी चीजों में क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो पहली हेडिंग है दृढ़ता। ठोस में प्रबलतम द्रव के माध्यम की ओर गैस में नागण्य को क्या कहेंगे, हम दृढ़ता कहेंगे। संपीड़ता, गैसों में अधिकतम होती है। संपीड़ता किसमें होती है, अधिकतम, गैसों में अधिकतम होती है, इसलिए इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। क्या होता है, इसलिए इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। परंतु ठोस और तरल में संपीड़ता नागण्य होती है, यानी ठोस में और द्रव में संपीड़ता की मात्रा कम होती है, नागण्य होती है, बिल्कुल कम, इसलिए ठोस और द्रव में आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। तरलता, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है। तरल का मतलब तरल बहती हुई चीजों को क्या कहेंगे हम,
तरलता कहते हैं। जैसे पदार्थ का कोई भी गुण हो जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है, वो तरलता कहलाता है। तरल पदार्थ को रखने के लिए बर्तन यानी धारक आवश्यक है, क्योंकि अगर हम किसी बर्तन में नहीं रखेंगे, जमीन में ऐसे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बह जाएगा। तरलता की मात्रा ठोस से नगण्य और गैसों से अधिकतम द्रव में माध्यम होती है। बर्तन में गैस का भरना, यानी बर्तन में कैसे गैस भर जाती। ठोस अपने धारक यानी बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता, जबकि द्रव अपने धारक का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस अपने धारक को पूर्णतः भर देती है और अपने धारक का ही आकार एवं आयतन धारण कर लेती है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या, भी हमने ये सारी चीजें ऊपर बताई हुई हैं अंतर में। अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोसों में सबसे कम, द्रवों में अधिक, गैसों में अधिकतम होती है। अभी हमने आपको ये पॉइंट भी ऊपर बताया है। अब घनत्व, ठोसों का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है और द्रवों में औसत तथा गैसों में घनत्व न्यूनतम होती है। क्या होती है, न्यूनतम होती है। देखते हैं अब अगले पेज नंबर की प्रश्नोत्तर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको इसके माध्यम से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। ये पेज नंबर 6वें की ही है, भी उसमें 2 प्रश्न आ पाए थे। तीसरा प्रश्न है, इसमें पूछ रहा कारण बताएं, यानी गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्यों। ये सभी, इन सभी प्रश्नों के कारण पूछ रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो पहला है, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, ऐसा क्यों। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा, गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम होती है, तथा उनसे आकर्षण बल नगण्य होता है, यानी कम होता है। इसलिए गैसों के अणु अत्यधिक तीव्र गति से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। इसी कारण से उस धारक को पूरी तरह भर देते हैं जिसमें इसे रखा जाता है। दूसरा है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती हैं, क्यों। अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण, किसके कारण डालती हैं, अत्यधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण गैस के अणु बर्तन की दीवारों पर टकराते रहते हैं, इसी कारण से दीवार पर दबाव डालते हैं। अगला है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों। क्योंकि लकड़ी की मेज की ठोस इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसलिए क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। डी नंबर है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, क्यों। हवा यानी गैसों के अणुओं के बीच जो अंतराणुक बल पाया जाता है वह नगण्य होता है, जबकि ठोस अणुओं के बीच अंतराणुक बल जो होता है वह अधिकतम होने के कारण उन्हें काट पाना आसान नहीं होता है, इसलिए दक्ष होना पड़ेगा। अगला चौथा प्रश्न है, सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। क्या होता है, द्रवों का घनत्व कम होता है। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। अक्सर जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो जबकि वो ठोस होता है बर्फ, लेकिन वो पानी में डूबता नहीं है, ऊपर तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बर्फ का टुकड़ा ठोस होने के बावजूद भी, बर्फ का टुकड़ा ठोस होने के बावजूद भी उसमें हवा के बुलबुले अंदर कैद हो जाते हैं। जब वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसमें हवा के बुलबुले अंदर कैद हो जाते हैं, जिसके कारण बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जिसी के कारण जल से कम घनत्व कम होने के कारण बर्फ का टुकड़ा जल में क्या होता है, तैरता रहता है। चलिए देखते हैं अगले पेज नंबर के प्रश्न कौन से हैं। अब पेज नंबर 9 के हम प्रश्न उत्तर बताएंगे अध्याय का। इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। बिल्कुल सरल सा है ये। इसमें पूछ रहा है 300 केल्विन और 573। जहाँ पे के दिया हो वहां पे हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है
और जहाँ पे यहाँ पे कहीं सी दिया हो, जैसे 300 सी दे दिया, तो हमारा जो मान निकलेगा वो के में निकलेगा, यानी केल्विन में बदलना है। और यहाँ पे क्या लिखा है 300 के, जब 300 के लिखा हो बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तब वहाँ पे जो संख्या लिखी हो उसमें 273 क्या करना है, घटा देना है। अगर प्रश्न में सी लिखा है 300 की सी 573 सी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस का मतलब उसमें हम 273 जोड़ देंगे। जैसे कि इसमें है 300 के को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो सेल्सियस ताप का मान होता है केल्विन ताप माइनस 273। यहाँ हमको 300 केल्विन का निकालना है, तो 300 केल्विन, तो इसमें क्या करेंगे हम 300 को 273 से घटा देंगे, यानी इसमें क्या निकालना है हमको, डिग्री सेल्सियस। जो आंसर आएगा उसमें सी आएगा, तो हमने 273 घटा दिया तो कितना बचा, 27 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से हम दूसरा निकालेंगे, 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो सेल्सियस का सूत्र होता है केल्विन ताप माइनस 273। केल्विन ताप वो होता है जो प्रश्न में हमारे संख्या दी होती है, वो केल्विन ताप हो गया। और 273 अपने आप से ये आपको याद रखना है कि 273 हमें घटाना है जहाँ सेल्सियस पूछे, और जहाँ पे केल्विन में बदलने के लिए कहा वहां पे 273 जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेल्सियस में बदले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 273 घटा देंगे, तो 573 माइनस 273 करेंगे तो कितना आएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। देखते हैं अब अगला प्रश्न कौन सा है, दूसरा नंबर। अब दूसरे में पूछ रहा है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, यानी 250 डिग्री सेल्सियस पर जब जल होता है तब ताप पर क्या होगा, वो 250 डिग्री सेल्सियस पर वो वाष्पित हो जाएगा, यानी गर्म हुआ जल वो किस में बदल जाएगा, गैस में वाष्पित हो जाएगा। और जब 100 डिग्री सेल्सियस में यानी ठंडा रहेगा तब जल वाष्प अवस्था में रहेगा। अगला प्रश्न है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, यानी किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। जब हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा, यानी जो दी गई उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च होती है। किसमें, आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च होती है। इसीलिए अवस्था में परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ा पाती है। चौथा नंबर देखेंगे क्या है इसमें, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए, यानी वायुमंडलीय गैसों को जो द्रव अवस्था में बदलने के लिए 2 तरीके हैं, प्रयोग में किए जाते हैं। पहला नंबर है गैसों के अणुओं पर दबाव बढ़ा देना। क्या होता है, गैसों में जब अणुओं का दबाव बढ़ा देते हैं ताकि वे अधिक पास आ सकें। गैसों का तापमान कम करना ताकि उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाए और वो पास होकर के द्रव में बदल जाए। सेम वही चीज आपको अभ्यास में मिल रही। अभी हमने जो आपको पीछे पेज नंबर में बताया है 9 पेज नंबर में, यही प्रश्न पेज नंबर 9 में दिए हुए हैं और यही आपको अभ्यास में भी दिए हुए हैं। उसमें भी यही था कि सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें, यहाँ भी वही पूछ रहा है तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। बस जस्ट इसमें थोड़ी सी संख्या बदली हुई है। क्या है, इसमें संख्या बदल गई है। इसमें 293 केल्विन को हमको किस में बदलना है, अभी जैसे हमने उसमें किया है सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप माइनस 273 डिग्री से 273, तो हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है 293 को 273 में घटा देंगे तो कितना बचेगा 20। अब जब 20 हमारा आंसर आएगा तो उसमें क्या परिवर्तित करना है, सेल्सियस इकाई। तो सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस लिखते हैं तो हम सी लिख देंगे। जैसे इसी प्रकार दूसरा नंबर है 470 को, तो 470 में 273 घटा देंगे तो कितना आएगा 197 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने आपको इसका तरीका पीछे बताया है, उसी तरीके से है। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। ठीक,
ये आ गया। जैसे हमने बताया था कि केल्विन अगर पूछता है तो हमको 200 वो सेल्सियस इकाई परिवर्तित करने के लिए कहता है तो हम 273 घटा देते हैं। अगर केल्विन इकाई में परिवर्तित करने के लिए कहता है तो हम 273 जोड़ देते हैं। तो ऊपर अभी क्या कर रहा था, सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कर रहे, तो क्या किया है हमने 273 घटा दिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करने। यहाँ पे केल्विन इकाई में हमें परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस में हम 273 जोड़ देंगे। तो केल्विन ताप बराबर होता है सेल्सियस ताप प्लस 273, तो कितना हो जाएगा, 25 में जब 273 जोड़ देंगे तो 298। यहाँ केल्विन में परिवर्तित करना है तो हम क्या लिख देंगे, के 298 के केल्विन। दूसरा नंबर है 373 डिग्री सेल्सियस में को करना है तो 373 डिग्री प्लस 273 कर देंगे तो 646 केल्विन आ जाएगा आंसर आपका। इस प्रकार से अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण करें। यानी नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर हम समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अवश्य हो जाते हैं, आदर्श हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपतनशील है। क्या है, नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपतनशील पदार्थ है जिसका समय के साथ आसानी से ऊर्ध्वपतन हो जाता है और इत्र में वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है और यह आसानी से वायु में विसरित हो जाता है। अतः इसकी गंध बहुत दूर बैठे रहने पर भी हमें, नेफ्थलीन का मतलब होता है जब नेफ्थलीन ऊर्ध्वपतनशील होता है जिसके समय के साथ आसानी से इसका ऊर्ध्वपतन हो जाता है। दूसरे नंबर में पूछ रहा है हमें, इत्र की गंध बहुत दूर तक बैठे हुए भी पहुंच जाती है। क्यों? इत्र वाष्पीकरण की दर से बहुत अधिक होता है, इसी कारण यह आसानी से वायु में क्या होता है, विसरित हो जाता है और इसकी गंध बहुत दूर बैठे भी हमारे पास पहुंच जाती है। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये पहले लेसन का हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट में ज्यादा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम इसका जो आधा अभ्यास का बचा है तो वो हम आपको दूसरे पार्ट के माध्यम से समझाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।